पुलिया प्रसंग के इस मंच से हमारे साथियों ने जिस तरह से बाबू श्याम सुंदर दास को याद किया है या याद करने का उद्यम किया है, उसके लिए निश्चित रूप से जैसा कि विंध्याचल यादव ने कहा कि हम इस पूरे सामूहिक प्रयास को बधाई देते हैं, क्योंकि इस बात को मैं भी महसूस करता हूं कि श्याम सुंदर दास पर जैसी चर्चा होनी चाहिए थी वैसी चर्चा नहीं हुई, या कहिए कि एकदम चर्चा नहीं। हिंदी अकादमिक जगत से वो लगभग गायब है और हम लोग तो ये देख रहे हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के एक तरह के संस्थापक आचार्य थे वे, तो यहाँ से लेकर के और पूरे जो हिंदी परिसर का जैसा उन्होंने विस्तार किया, तो उनके योगदान की सराहना होनी चाहिए थी, और लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कई बार ऐसा लगता है कि उनकी जो सामग्री है, उनकी जो पुस्तकें हैं, वे छपे रूप में हमें उपलब्ध होनी चाहिए थी, लेकिन नई पीढ़ी के सामने वो एक बड़ी चुनौती है कि उनकी सामग्री छपे रूप में, प्रकाशित रूप में उपलब्ध नहीं है, और जो सामग्री ऑनलाइन है वो बहुत गड्ढ-मड्ढ है, वो आधी अधूरी है और उसमें रिपीटिशंस बहुत हैं। कोई कहीं से क्राफ्ट हुआ, कहीं से कुछ कॉपी हो गई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, साहित्य लेखन तो एक अलग चीज़ है, लेकिन संस्था का निर्माण भी उससे कम मूल्यवान नहीं हुआ करता। यानी सर्जन और संस्था का निर्माण दोनों ही अगर साथ साथ चले तो बहुत ही एक विशिष्ट मूल्यबोध उससे विकसित होता है। और जैसी की चर्चा हुई कि भाई ग्रंथ तो लिखे, लेकिन ग्रंथकारों को भी तैयार करें वैसा, और संभव है कि जो तैयार कर रहा है उसकी तुलना में जो तैयार किया हुआ ग्रंथकार वो ज़्यादा विशिष्ट हो जाए। जैसे कि आगे चल करके रामचंद्र शुक्ल जैसे लोग आए, केशव प्रसाद मिश्र, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, हिंदी विभाग में जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, ये सब उनके समय में यहाँ शिक्षक होकर आए। पीताम्बर दत्त बड़थवाल यहीं पर नियुक्त हुए थे। बाबू श्याम सुंदर दास के कुशल निर्देशन उनके प्रथम शोध छात्र थे। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री करके, भक्ति पोइट्री उनकी किताब है, और बड़े विद्वान व्यक्ति थे। और उनके बारे में तो ये है कि पीताम्बर दत्त बड़थवाल अगर शोध न किए होते रामानंद की हिंदी रचनाएं, तो रामानंद के बारे में सही में पता न चलता कि रामानंद का स्वभाव कैसा था। वो ब्राह्मणवादी थे या एक तरह का समन्वयवादी थे, या सभी जातियों में समन्वय स्थापित करते थे। ये सब चीज़ें तो उन्होंने ही रेखांकित किया, क्योंकि संस्कृत के रामानंद और हिंदी के रामानंद एकदम अलग थे। संस्कृत के रामानंद के उस स्वरूप को छुपा लिया गया था जो उनको एकोमोडेट करता था, जो उनको एक सहिष्णु बनाता था। तो ये सब सारी चीज़ें थी। ये इनका श्याम सुंदर दास का योगदान रहा। और आप देखें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के पश्चात जो रिक्तता आई थी हिंदी परिसर में, हिंदी को लेकर के, खास करके नागरिक के कैरेक्टर को लेकर के, वह बहुत ही पीड़ादायक थी। तो भारतेंदु के पश्चात भारतेंदु ने निश्चित रूप से हिंदी की जागृति का एक आंदोलन चलाया था, बहुत कुछ एक समूह बनाया था उन्होंने। भारतेंदु बाबू का जो सामूहिक परिसर था, लगभग वैसा ही परिसर बाबू श्याम सुंदर दास ने नागरी पिछाड़ी सभा के माध्यम से बनाने की कोशिश की थी। एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी के विकास के लिए, हिंदी की सृजनात्मक विकास के उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन देवनागरी स्क्रिप्ट को लेकर के उतना बड़ा प्रयास नहीं था जितना कि श्याम सुंदर दास ने किया। और हम सब जानते हैं कि कोर्ट करेक्टर और एलिमेंट्री एजुकेशन नाम से जो मेमोरेंडम 60,000 लोगों का हस्ताक्षर करा करके मालवीय जी ने मैकडॉनल्ड को दिया था 96-97 में, उसके पहले नागरिक करेक्टर के नाम से बाकायदे एक स्क्रिप्ट लिख चुके थे श्याम सुंदर दास, और मालवीय जी उसके बाद सामने आते हैं। ये खास बातें हैं। यानी बाबू श्याम सुंदर दास
देवनागरी स्क्रिप्ट को लेकर के, देवनागरी लिपि को लेकर पे लेकिन उतने ही गंभीर थे जितने कि हिंदी के सृजनात्मक लेखन को लेकर गंभीर थे, उसके शोध को लेकर गंभीर थे। ये बड़ी बात है। और क्योंकि ये था कि भाई अगर हिंदी लिखी जाए तो देवनागरी में लिखी जाए या रोमन में लिखी जाए, और तमाम लोग रोमन में लिखे जाने के पक्ष थे। और आप सब जानते हैं अगर हिंदी देवनागरी में न लिखी जाए, अगर रोमन में लिखी जाए, तो आप जो है 5 वाक्य रोमन का आज भी नहीं पढ़ सकते। जो भी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर लिख आते हैं और अगर देवनागरी लिपि में नहीं है, रोमन में है, कितनी गुस्सा लगता है। एक वाक्य आप नहीं पढ़ सकते, उसको इरिटेशन होता है, भाई आप इससे बेहतर आप अंग्रेजी में लिखते या फिर हिंदी में लिखते। तो ये जो सोचिए कि एक तो ये थी। और उस समय क्या था कि हिंदी वालों को, हिंदी पढ़े लिखे लोगों को, हिंदी भूगोल से जुड़े लोगों के पास नौकरी की दरकार थी, क्योंकि कोई पूछता ही नहीं था। यानी हिंदी की दुर्दशा 90 के बाद 1890 से 2000 के बीच में, ये 1900 के बीच में बहुत खराब स्थिति थी। उन 10 वर्षों, उसी 10 वर्षों में एक आदमी इतना सोचता है कि हम केवल नागरिक लिपि को ही नहीं बल्कि भाषा को भी समृद्ध करेंगे। तो आप देखिए कि वो इससे भाई आप सोचिए कि इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर में 11th का एक लड़का श्याम सुंदर दास 1893 और एक नागरिक प्रचारणी सभा का गठन हो जाता है। राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह, राम मिश्र और राम बाबू श्याम सुंदर दास, ये 3 लोगों ने एक बड़ी, आप जरा वो सोचिए कि 1875 में पैदा हुए, 75 और 18-19 साल की उम्र थी। तो उतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सोच को लेना, और देखिए एक तो होता है कम उम्र में बड़ी सोच रख करके आदमी थक जाता है, शिथिल हो जाता है, ऊब जाता है। सारी जिंदगी उन्होंने अपनी आत्म कहानी 1940 में जब लिख रहे थे तब तक, यानी आप सोचिए कि 93 से लेकर के 40 तक, जो 41 से प्रकाशित होते तब तक वो आदमी लगातार मान अपमान को सहता हुआ लगातार काम करता। ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा था, कई जगह उनकी आत्म कहानी में उनके अपमान की बातें उन्होंने दर्ज की, खुद की दर्ज की हैं। वो केवल रामचंद्र शुक्ल को लेकर के ही नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी को लेकर के भी है, उनसे बाकायदा उनका टकराव होता है। और जबकि जिस सरस्वती पत्रिका का संपादन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी करते हैं, उसके पहले संपादक बाबू श्याम सुंदर दास ही रहे 1900 से लेकर 1902। उसके बाद उन्होंने दिया, और नागरिक प्रचारणी सभा की पत्रिका, नागरिक पत्रिका का संपादन तो खैर कर ही रहे थे। तो आप देखिए कि एक कोश वैज्ञानिक, संपादक, शिक्षक, ग्रंथकार, शोधकर्ता, सर्जक, इतनी सारी भूमिकाओं में नहीं, यानी आप सोचिए उनको ये पता था कि हिंदी के गौरव के लिए हमें विविध भूमिकाओं में जाना होगा, डिबेटर, संवादी, इन सब सारी भूमिकाओं में आना होगा। और इन भूमिकाओं में आते हुए आप देखिए कि हिंदी शब्द सागर का 20 वर्षों 1908 से लेकर के 1928 तक लगभग 20-22 वर्षों तक वो संपादन कार्य चलता रहा। और वॉल्यूमिनस कार्य हुए, कितने विशाल और विपुल कार्य हुए, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं उनको एक हिंदी का विकल विस्तारक लेखक कहता हूँ, हिंदी का विकल विस्तारक, अब जिसने हिंदी की सामूहिक सामर्थ्य की पहचान की। हिंदी की 24 जी नमस्ते, हिंदी की, आइए बाबू श्याम सुंदर दास को याद कर लीजिए, हाँ घुमाइए। अब हिंदी की जो सामूहिक शक्ति थी उसकी शिनाख्त करना कितनी बड़ी, इतनी क्षमता है उसमें। हिंदी में हिंदी की बड़ी सोच, बड़ी ऊर्जा, बड़ी क्षमता को पहचानना, मतलब आप सोचिए इतनी सुविधाओं के बीच में आज हम लोग बार बार कहते हैं कि हिंदी को लेकर के एक बैकफुट का अप्रोच अभी भी डिफेंसिव होते हैं। अरे हिंदी के लेखक, हिंदी के शिक्षक, हिंदी के प्राध्यापक, लेकिन इस गौरव को जो गौरव हमें हमारे इस पुरखे ने दिया, जो गौरव हमारे विरासत से हमें मिलता है, उस गौरव को हम आगे नहीं ले जा पाते। बहुत कम लोग हैं जिसको आगे ले जा पाते हैं। ये बड़ी बात है कि हमें वह गौरव बोध होना चाहिए कि इतनी विपरीत स्थितियों में, जब अंग्रेजी भाषा डोमिनेट कर रही थी, फारसी कचहरियों की भाषा थी, और आप देखिए कि वहाँ पर जो है पूरी की पूरी उर्दू जो थी, क्योंकि उर्दू और हिंदी का जो विवाद था ये था कि उर्दू तो कचहरियों में थे, नौकरियाँ कचहरी में थी और कायस्थ लोगों की भाषा थी वो। तो वैसे में जो हिंदी की गरिमा थी, गरिमा का लगातार हनन हो रहा था। और ये श्याम सुंदर दास के साथ
ये मालवीय जी के समवेत प्रयास से 1900 में कोर्ट में हिंदी भाषा की को मान्यता मिल गई और फिर लगातार फिर धीरे धीरे करके। तो आप देखिए कि एक इतना ही नहीं था कि वो सर्जना की, सोच की, शोध की भाषा हो, वह नौकरी की भाषा हो, सामान्य जन की भी भाषा हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ें नहीं। तो आप ये देखिए कि वहाँ से लेकर के और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग में जब 1921 में वो आते हैं प्रथम अध्यक्ष के और आचार्य के रूप में, तो वहाँ से लेकर के और 37 तक जब यहाँ हिंदी विभाग में वो रहते हैं, तो 21 से लेकर 37 तक आप देखिए कि उनका जो दूसरा बड़ा योगदान था वो ये था कि हिंदी के को पाठ्यक्रम पाठ्योपयोगी बनाना। यानी आप देखिए कि बाकी सोशल विज्ञान के, साइंस विज्ञान के तमाम सारी चीज़ें जो होती है विभाग के, उन पर पाठ्यक्रम उपलब्ध थे, लेकिन क्या हिंदी यानी उस समय मालवीय जी से पूछे क्या हिंदी को उच्च कक्षाओं में हम पढ़ा सकते हैं? पढ़ाने के लिए हमारे पास टेक्स्ट नहीं थे, हमारे पास पाठ्यक्रम थे। उस पाठ्यक्रम को बनाना, जिस पाठ्यक्रम को लेकर के आज लाखों लोग नौकरी पाए और सैकड़ों विश्वविद्यालय और महाविद्यालय खुले और सबसे ज़्यादा संख्या हिंदी के शिक्षकों और छात्रों की है, उस गौरव का भी आधार बाबू श्याम सुंदर दास की वह देन है। और वह सोच आप देखिए, और न केवल हिंदी के को पाठ्योपयोगी बनाया, उसके पाठ्यक्रम देखिए। अब जाहिर सी बात है कि भाई आरंभिक दौर में जहाँ कुछ नहीं था, वहाँ देखिए तुलसीदास पर लिखना, कबीर दास पर लिखना, भारतेंदु पर लिखना, ये क्या असाधारण, ये आप पृथ्वीराज रासो पर लिखना, क्या ये हम असाधारण बातें थी? बड़ी आप सोचिए आज के 100 साल पहले जहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ तो जहाँ सब कुछ, तब तक इतनी शिथिलता दिख रही है, तब तक तमाम मौलिक सोच का भाव है। लेकिन एक आदमी शून्य से यात्रा कर रहा है और वो लगातार इस बात को उद्यत है। तो उनमें जो उद्यम है और उत्साह है, जो मूल्यबोध है, ये दास जी का कि उद्यम और उत्साह, उसके दायरे में सतत गतिशील रहे और सतत हिंदी भाषा और साहित्य को लेकर के सक्रिय रहे। सक्रियता के 2 स्तर थे, एक खुद रचनारत रहना और दूसरे को रचना के लिए प्रेरित करना। आप सोचिए, मतलब खुद खाते रहिए और दूसरे को खाने के लिए प्रेरित मत करिए। तो ये जीवन की उतनी ही बड़ी विडंबना है जैसे खुद लिखते रहिए और लिख लेकर के एकदम बिल्कुल पाइल्स करते चलिए, इकट्ठा करते चले जाइए, 100 किताबें 200 किताबें, और उस लेखन का आपके समाज पर तनिक भी दबाव न महसूस हो। दबाव का मतलब होता है कि आप अपने बौद्धिक विकास और विस्तार के साथ अपने परिसर को भी उतने ही बौद्धिक रूप से परिष्कृत कीजिए, तब आपके उस लेखन का कोई मतलब है। वो जाने हो अनजाने हो, जैसे भी हो, उस रचना के प्रभाव से हो। और अब तब देखिए बिल्कुल आरंभिक दौर में देखिए उनकी 3 किताबें जिस पर की चर्चा आप सबने की, जो मूल्यवान, बाद बहुत लिखा, 55 से अधिक उनके संपादित और मौलिक ग्रंथ हैं। कुल मिला के 55 से अधिक उनके ग्रंथ कहे जाते हैं। कई जगह आपको 80, 90, 100 संख्या तमाम, कई बार उसमें रिपीटिशन भी है। जैसे गद्य कुसुमावली उनकी किताब अगर आप जोड़े, लेकिन वो रिपीटिशन कट एंड पेस्ट है, कुछ यहाँ से लिया कुछ यहाँ से लिया, तमाम ऐसे ही निबंधों के संग्रह उनके हैं 12। तो साहित्यालोचन, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास और भाषा विज्ञान, आप सोचिए इन जो 3 है, इसको जो है दास त्रयी के रूप में हम लोग समझ सकते हैं कि जो दास त्रयी है कि साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। जाहिर सी बात है कि हिंदी भाषा साहित्य के इतिहास उन्होंने लिखा, और वह साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के समूह को पहुना है, उसमें कुछ है नहीं। ये बिल्कुल सही बात है और उसको स्वीकार भी करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि भाई हमको कुछ करना चाहिए। विंध्याचल ने सही कहा कि वो उन्होंने आत्मकहानी में इसकी जो है मतलब पहचान की, इसको लिखा भी है, और आचार्य शुक्ल की जीवनी में भी ये बातें दर्ज हैं। भाई ऐसा हुआ, और वो जब साहित्य का इतिहास लिखा जाए, जब सब कुछ तैयार था, प्रिंट आर्डर देने जा रहा था, शुक्ल जी अचानक पहुंचे, उन्होंने अपना नाम डाल दिया, और बाद में फिर वो अन्वयस होने लगे, और वो उस पर आत्मकहानी में यह भी दबाव है, शुक्ल जी पर आरोप है कि समय से आते नहीं थे। इसीलिए आप रोज कहता हूँ कि आना हो तो समय से आए। इस समय हाँ छात्र कम से कम, हाँ अगर 45 मिनट आधा घंटा विलम्ब से आना हो तो मत आइए, क्योंकि देखिए समय से नहीं रहेंगे तो समय आपके साथ कभी नहीं रहेगा, इसको जान लीजिए।
भाई कोई विशेष मजबूरी हो तो बात दूसरी है, वो अपनी अलग चीज है, तो वो चाहिए। शुक्र जी पे ये आरोप था कि कुछ से काम को टालते बहुत थे, लेकिन अब या तो इतनी बड़ी क्षमता हो कि आप शुक्र जी से विद्युत आ रहे हैं तो आप सब क्षम्य हो जाएंगे। भाई आप उतनी ऊंचाई विद्युत आप 1 घंटे बाद जाएंगे तो भी लोग खड़े होंगे, गुरु जी प्रणाम करेंगे, या गुरु जी हो जाएंगे तब कुछ करेंगे। छात्र में इस जवानी के जोश में इतना विलंब करेंगे तो गड़बड़ होगा मामला जो है। ये सब सारी तो समय से रहिए। बहरहाल तो ये जो चीजें थी, इन्होंने ये काम नहीं किया। बहुत सारी उसके बाद किताबें लिखा। दूसरी बड़ी बात ये थी कि उस समय हिंदी विभाग ने जो नीतियां की जरा उसको उस पर देखिए। आप देखिए, आप अगर शिक्षक हैं या सर्जक दोनों, शिक्षक अपने छात्रों से पहचाना जाता है। कितना बड़ा मूल्यबोध उसके शिष्यों ने के भीतर उसने विकसित किया। और विकसित करने का मतलब कि जैसे बच्चे को दूध पिलाते मुंह में वो दूध पिला के कोई नहीं करता, वो स्वतः स्फूर्त होता है जो अपने आप कवर। यहाँ बैठे हुए हैं तो मान लीजिए कि एक लड़का राहुल यहाँ आया हुआ है, एमए का छात्र है, तो इसको कोई घुट्टी पिला के हम लोग थोड़ी रटाएंगे, ये तो अपने आप ही मतलब परिसर को पिकअप करता है। तो जो सर्जक का दबाव का मतलब होता है कि वो अपने परिसर को पिकअप कर लेता है, उस भूगोल को, इतिहास वो से कनेक्ट हो जाता है। और जब इतिहास और भूगोल से कनेक्ट होता है तो लोग कहते हैं कि परंपरा, यही हमारी विरासत होती है। आप एक परंपरा को जाने अनजाने प्राप्त कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, परंपराएं बहुत हैं, तो परंपरा का चुनाव तो आप अपने तरीके से करेंगे ना। ऐसा थोड़ी कि हर कोई आप दक्षिणपंथी, वामपंथी, उत्तरपंथी और क्या है पश्चिमपंथी सब एक ही साथ पंथी हो जाएगा। भाई अगर आप में विकास हुआ इतिहास बोध का, कोई एक पंथ तो आप चुनेंगे जहाँ से चीजों को समझेंगे, और दूसरा पंथ आपसे असहमत होगा तो उसको असहमत होने का भी हक है। लेकिन उसके असहमत होने का हक से ऐसा नहीं कि आप अपने मूल्यबोध को छोड़ देंगे। अब आगे बढ़िए, समझाइए न समझे आगे बढ़िए, क्योंकि आपने उसे अर्जित किया है और उसने अर्जित नहीं किया, वो सुना है या उसको रटाया जो है तो उसमें विवेक नहीं है, उसमें विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है। उसमें समर्पण तो है, श्रद्धा भी है, लेकिन विवेक नहीं है। जानते हो प्रसंग, बस अभी मुझे याद आया कि श्याम सुंदर दास ने हिंदी के बौद्धिक विकास के लिए और खासकर आलोचना के विकास के लिए 3 मूल्यवान बातें कही। ये सब योगदान, ये लिखा वो लिखा ये लिखा, इससे अधिक हमको ये जानना योगदान क्या, क्यों हम बैठे हैं, श्याम सुंदर दास को क्यों याद किया जाना चाहिए, और क्यों मेरे मन में अब लगता है कि श्याम सुंदर दास का एक सेंचुरी ही मैं संपादित कर दूं। मेरे मन में यह है कि या तो स्वतंत्र किताब ही, स्वतंत्र किताब, ये मन में अभी इच्छा आई कि उनको समग्रता या तो श्रेष्ठ का एक संचयन अथवा एक स्वतंत्र चीज है। बहुत सामग्री है, लेकिन सब बिखरी पड़ी है। तो वो कहते हैं कि सुस्मित की संस्मरण, ये आपका जो आपका कह सकते हैं समर्पण, यानी रचनाकार के पास समर्पण होना चाहिए, आलोचक के पास समर्पण होना चाहिए, दूसरी श्रद्धा होनी चाहिए, तीसरी जो है विवेक होना चाहिए। जब आप किसी कृति का मूल्यांकन करते हैं तो देखिए 3 बातों को ध्यान देते हैं। कृति का कहते हैं कि यही लोग नहीं समझते कि उस कृति के जिस पर आप लिखना चाहते हैं, अगर आपको नहीं पसंद है पहले ही उसको नजरअंदाज के कोई मतलब नहीं है। कहते हैं जबरदस्ती इस बात में अपनी ऊर्जा को खपाना कि बेकार है, भ्रष्ट है, गंदा है, इस पर ऊर्जा खपाने का कोई मतलब नहीं है। और अगर आप उस किसी कृति को खोलना चाह रहे, जैसे मुक्तिबोध, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुक्तिबोध की कामायनी का भी है कि मुक्तिबोध में मैंने देखा कि भाई मुक्तिबोध बहुत बाद में आते हैं श्याम सुंदर दास के, लेकिन वो समर्पण था कामायनी को लेकर के, जो अभी उनकी जीवनी पढ़ते हुए एक अधूरी दीर्घ कविता, अद्भुत जीवनी है जयप्रकाश जी ने जो लिखी है, उसको मैंने अभी उसको लिखा भी नोट, बहुत महत्वपूर्ण जीवनी है। तो वो बनारस में वो बनारस में रहते हैं और बार बार कहते हैं भाई कि मुझे बनारस रहते कामायनी को नए तरीके से समझने का अवसर मिलता, मैं लगातार उसके बारे में सोचता हूँ, लेकिन एक अदद स्थायी नौकरी के कारण मैं बहुत भटक गया, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, वो जो पीड़ा बार दिखाई दे भरा। तो कृति के प्रति समर्पण चाहिए, कृतिकार के प्रति श्रद्धा चाहिए। ये कहते हैं कि ये श्रद्धा अगर विवेक से नियंत्रित नहीं हुई तो फिर कृति को खराब करेगी, वो या तो भक्ति भाव में चली जाएगी या मत का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो कहते हैं कृति के पास आप जाते क्यों हैं? कृति के पास जाते हैं इस भाव से जाते हैं, लेकिन जाते किस लिए हैं? कृति की व्याख्या के लिए जाते हैं, एक तो ये बात है। दूसरी बात, मत को बनाने के लिए जाते हैं। ऐसा आलोचक बेकार है जो कृति का भाष्य तो करता है लेकिन कोई मत स्थापित नहीं कर पाता। कहा कि मत की स्थिरता ही कृति की
दीर्घ दीर्घ जीवन का पुख्ता प्रमाण है। मत की स्थिरता ही कृति को दीर्घ जीवन देती है। आप इससे बचेंगे तो आप कुछ रच नहीं पाएंगे। ये खास बात श्याम सरदास का, इतने सारे अनुषंग श्याम सरदास के सेंटर्स है ना कि अगर आप पढ़ें, उन पर उनके भीतर प्रवेश करें। संयोग से साहित्य आलोचन, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास बहुत पहले मैंने खरीदी थी, उस समय मेरे पास पड़ी हुई थी, और मेरी आत्मकहानी, ये सब कृतियाँ मेरे पास पड़ी हुई थी अलग अलग। तो मैंने नए सिरे जब उसको देखना शुरू किया तो मैंने लगा यार कि मैं खुद कुछ दिन के पहले इस नजरिए से बाबू श्याम दास को नहीं देख पाता था। ये किया, वो क्या, संख्या निर्माण ये किया, लेकिन जो भाई उनको याद क्यों करें? केवल इस नाते तो याद नहीं करेंगे कि नागरिक प्राणी सभा के संस्थापक थे, या नागरिक पत्रिका के संपादक थे, या सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, या उन्होंने कई केशव प्रसाद मिश्र और पितामह दत्त बृहत्वाद जैसे शिक्षकों की नियुक्ति की, मतलब वो सब। तो ये जो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि ये जो श्रद्धा यानी कृति के प्रति विश्वसनीयता और साथ साथ सजगता, और इसी दायरे में वह तुलसीदास और भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे कृतिकारों का मूल्यांकन करते, पुख्ता प्रमाण देते हैं। जो मैं कह रहा हूँ देखो, मैं करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि उन्होंने बहुत, जो मैंने अपनी महामारी कविता पुस्तक में लिखा भी है, वो पहले सजग आलोचक थे जिन्होंने स्पष्ट रूप पुख्ता प्रमाण किया कि तुलसीदास की बनारस में मौत प्लेग से ही हुई। तो उस पर बड़ा विवाद था। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारा, और तुलसीदास को की व्याख्या करना, उसके इनके बारे में सोचना, भारतेंदु बाबू के बारे में सोचना, ये सब उनका था। इसके साथ साथ वो जो साहित्य को लेकर, साहित्य की जो खास विशेषताएं थी उनके बारे में चर्चा करते हैं, और जातीय साहित्य को लेकर बड़ा महत्व देते हैं। जातीय, जिस साहित्य की जातीयता के अंतर्गत रामविलास शर्मा आ करके और हिंदी जाति का इतिहास लिखते हैं, हिंदी जाति के विकास की बातें करते हैं, उस जातीयता की शुरुआत भारतेंदु से होते हुए और अपने मुकम्मल मुकाम तक श्याम दास तक पहुंच चुकी थी, जिसको आगे लोगों ने विस्तार दिया। और उस जातीयता को यूं ही नहीं कहते, उस जातीयता कहते हैं कि उसमें एक तो सामूहिकता होनी चाहिए, भारतीय परंपरा के भीतर कहते हैं। दूसरी बात है कि धार्मिक मूल्य होने चाहिए, और तीसरी बात कहते हैं कि देशगत यथार्थ होना चाहिए। ये देखिए, मतलब उस समय में जो धार्मिक मूल्य थे, तो आप देखिए उस धार्मिक मूल्य को उन्होंने छोड़ा नहीं, लेकिन उस धार्मिक मूल्य को कर्मकांडी न बना करके, उन्होंने बिल्कुल पाखंडी न बना करके एक तरफ सहिष्णुता से जोड़ा, दूसरी तरफ देशगत यथार्थ से जोड़ दिया। और देशगत यथार्थ से जोड़ते हुए उन्होंने प्रकृति से जोड़ा है उसको, कि वह रचनाकार बड़ा हो ही नहीं सकता जो प्रकृति के खुले प्रांगण में टहलता घूमता न हो, उसमें चहलकदमी न करता हो, उसमें ताक झांक न करता हो। क्योंकि मौलिकता के लिए वो जो देशगत यथार्थ या देशज यथार्थ है, उसको छोड़ करके आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो ये सब जो उनके योगदान में, कई ऐसे तत्व हो सकते हैं जिसमें आज के दिन में हम आप असहमत हो सकते हैं, इसमें कोई से असहमत होने का हमें आपको पूरा अधिकार है। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि 1900 में, मतलब आज के 100 साल पहले ये आदमी इतनी दिशाओं में सोच रहा था, तो उसके भीतर हम लोगों को एक तरह का प्रवेश करते हुए उसकी जो योगदान है उसकी सराहना करनी ही चाहिए, और जो उसकी आलोचना, वो भी आलोचना करिए। लेकिन केवल इस नाते उसने कुछ न किया हो, उसके साहित्य को एकदम दरकिनार कर दिया जाए, ये भी बहुत उचित नहीं है। अब एक और इस संदर्भ में मुझे बात याद आ रही है, वो ललित कलाओं का मूल्यांकन करते हैं अपनी सब किताबों में, और वो बात मुझे बहुत अच्छी कहते हैं कि जिस कला का आधार मूर्त पक्ष से जितना ही मुक्त होगा, वह कला उतनी ही उन्नत होगी। याद रखिए, पहले इस सूत्र को समझिए। कहते हैं जिस ललित कला का आधार मूर्ति रूप से जितना ही मुक्त होगा, जितना ही दूर होगा, उतना ही वह कला उत्कृष्ट होगी। ये कह किस लिए रहे थे, ये तर्क किस लिए बना रहे थे, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया।
कि एक डिबेट का ये पॉइंट हो सकता है, लेकिन आप देखिए कितनी मौलिक बात उस जमाने में कह रहे हैं और उसके लिए वो तर्क देते हैं कि जो और काव्य कला की विशेषता बताते हैं। ये बेसिकली मूलतः काव्य कला की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं और वे वो कहते हैं कि इस मामले में जो ललित कला में जो सबसे कमजोर नीचे कला आएगी वो वास्तुकला आएगी। वो फिर कहते हैं कि चित्रकला आएगी, चित्रकला के बाद संगीत कला आएगा, फिर कहते हैं उत्कृष्ट पर काव्य कला, क्योंकि काव्य कला का जो मूलाधार होता है वो कम अमूर्त होता है। मैंने क्योंकि वहाँ पर जो है रमणीयता और सहृदयता की बात आती है, उसमें कल्पना शक्ति की सामर्थ्य बहुत ज्यादा आती है। कहते हैं कि कला का जो मूल ये चीजें नहीं, कविता को उस समय में इस नजरिए से देखने की कोशिश करना कि कविता कम ललित कलाओं में सबसे कम मूर्त रूप पर जोर देती है। मूर्त विधान अलग है, मूर्त रूप की व्याख्या तो स्थूल भाई आपने देखा और आपने आप देखा लिख दिया। कवि का ये काम नहीं है, ये वास्तुकार कर सकता है, चित्रकार का चित्र बना के ले, लेकिन कवि में तो जितनी ही बड़ी कल्पना शक्ति है। और आप देखिए कहते हैं कि ये चिंता छोड़ दीजिए कि भाई ऐसा है कि कविता के पाठक कम होंगे ज्यादा होंगे। सवाल कविता सबसे पहले कला है और इसके लिए कहते हैं कि कविता शब्द की रमणीयता से अधिक अर्थ की रमणीयता पर जोर देती है। कहते उत्कृष्ट कविता अर्थ की रमणीयता से जोड़ती है और अर्थ की रमणीयता का मूलाधार मूर्त रूप से कमतर होता है, उससे मुक्त से दूर होता चला जाता है। तो इस तरह से आप देखें कि जिस तरह से श्याम सुंदर दास ने पूरी शक्ति और सामर्थ्य, और आप देखिए कि 48-50 साल तक जिसने साहित्य की सेवा की, जैसी बात उसके साथ जब कुटिलताएं हुई होंगी तो तकलीफ और पीड़ा तो ही होगी, और उस तकलीफ और पीड़ा को उन्होंने रामचंद्र शुक्ल के माध्यम से दर्ज किया, महावीर प्रसाद द्विवेदी के माध्यम से दर्ज किया, और एक जगह तो आत्मकहानी में मालवीय जी से भी असंतुष्ट है, गहरे असंतुष्ट है। वो ये कहते हैं कि मालवीय जी ठीक है विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं, बड़ा बड़ा काम करते हैं, लेकिन मालवीय जी ज़्यादातर वो जो संभ्रांत लोगों के परिसर में आवाजाही करते हैं, जो कम संभ्रांत है मालवीय जी का ध्यान उसकी तरफ कम जाता है। लिखा उन्होंने लिखा कि राज्य रजवाड़ों के चक्कर में मालवीय जी ज्यादा रहते हैं। तो वो आप सोचिए क्यों, क्योंकि मालवीय जी से इसी वो नागरी आंदोलन को लेकर के थोड़ा बहुत मतभेद हो गया था, बाद में फिर उससे वो मुक्त हो गए। तो ये जो बड़ी सीख होती है भारत की श्याम सुंदर दास को लेकर, तो ये है ना कि भाई आप जब बड़ा काम करने चलते हैं तो छोटे छोटे विपरीत स्थितियों को दरकिनार करना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे जब बड़े काम के लिए उद्यत होते हैं तो छोटी छोटी रुकावटें अपने आप आती हैं। लेकिन अगर उनमें उलझ जाओगे तब तो फिर कहीं नहीं पहुंच पाओगे। अगर आपको कहीं पहुंचना है तो छोटे छोटे मुद्दों पर कम से कम उलझने की कोशिश कीजिए। तो ये कुछ बातें थी बाबू श्याम दास को, और ये बहुत ही अच्छा मुझे भी लगा कि इतने सारे हमारे छात्र, जरा हमारे छात्रों ने एक बार सकल घुमा दिए, हमारे छात्रों को लेकर देखिए कितने सारे छात्र यहाँ पर मुस्कुराते चेहरे, नई पौध, ये सब श्याम सुंदर दास के मूल्य के विस्तार है, सब विस्तार है, छोटे बड़े। देखिए तो हम लोग एक बार फिर श्याम सुंदर दास की स्मृति को नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में इन पर हम लोग इनका टेक्स्ट पर एक व्यवस्थित चर्चा करेंगे। जैसा मैंने कहा कि मेरे मन में आज संकल्प है कि इन पर एक संचय ही क्यों न संपादित किया जाए या इन पर किताब में कोई तैयार की जाए, लेकिन करने की हम लोग कोशिश करेंगे। आप सब आए बहुत बहुत धन्यवाद।